में खेत बचाओ अभियान का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के रायसेन से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक देश भर के कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र समेत केंद्र और राज्य सरकार के आलाधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाएंगे। किसानों को खाद के उपयोग, नकली पेस्टिसाइड की पहचान और वैज्ञानिक खेती की जानकारी मुहैया कराएंगे। आपको बता दें कि रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। मैं पूरे देश भर के अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारियां जोरों पर हैं। यूसीसी को लेकर गठित की गई हाई लेवल कमेटी कानून का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर जानकारी दी है। कानून में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर उन्होंने बात की। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि इस बीच 31 मई को हाई लेवल समिति ने जन परामर्श बैठक आयोजित की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूसीसी पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कई समुदायों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करना था। बताते चलें कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और असम में यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद बिल तैयार करने के लिए एक हाई लेवल समिति गठित की गई है। ये कमेटी 60 दिन के अंदर अलग अलग कानून का अध्ययन करेगी और इसकी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई कर रही हैं। वहीं 5 सदस्यीय समिति इनकी अध्यक्षता में है। जून महीने की पहली तारीख को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आज फिर बढ़ गई हैं। यहां कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 44 रुपए तक महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर 3116 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। वहीं इंदौर में 3222 रुपए 50 पैसे में, जबलपुर में 3290 रुपए, ग्वालियर में 3338 रुपए 50 पैसे और उज्जैन में 3250 रुपए कीमत हो गई है। बताते चलें कि बीते 3 महीने में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत करीब 1300 रुपए तक बढ़ी है। इससे पहले 1 मई को रेट बढ़े थे। सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ने से खाना महंगा हो गया है। भोपाल में ही खाना 10 से 15% महंगा हुआ है। जुलाई तक प्रदेश में 20,000 से ज्यादा शादियां होनी हैं। ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 20% काम हम भट्टी पे कर रहे हैं, 20% काम गैस पे कर रहे हैं। बस ऐसे ही मैनेज करना होता है। जब से युद्ध शुरू हुआ, टंकी की शॉर्टेज आई है, जब से ऐसे कैसे हालात बने हैं। दिक्कत बहुत है सर, क्या करें, महंगाई में क्या कर सकते हैं। कैसी दिक्कत आती है? रेट बढ़े नहीं, इधर ग्राहक हो नहीं पा रही बराबर और बढ़ती जा रहे पैसे। आज और बढ़ गए 40-50 रुपये। अभी स्थिति ये है कि धंधा पानी बिल्कुल नहीं है, टंकी भी बहुत महंगी हो गई है, ग्राहक भी नहीं आते हैं और टंकी अभी बहुत महंगी हो गई। 3150 की आती है, मतलब टंकी बड़ी वाली, पहले 1700 रुपये की आती थी, अब 3150 की आती है नंबर वाली। ब्लैक में 3500 रुपये की आती है। बढ़ गए हैं गैस के, एलपीजी के तो भाव महंगी हो गई है। अभी सारी चीज़ें महंगी हो गई है। जैसे जैसे चला रहा है, रेस्टोरेंट से चलाना पड़ेगा, हमारे भी घर बार है,
हमें भी देखना पड़ता है। इस पे भी चल रहा है, दोनों चला रहे। गैस कम यूज़ कर रहे हैं, कोयले की भट्टी चालू कर दी है, कोयले पे। ये ऑयल डीजल भट्टी बना रखी है इसकी, तो इसके अंदर हम काला ऑयल का यूज़ करते हैं। ये उस पर बनाता है, नहीं गैस यूज़ नहीं कर रहा है। वो तिगनी चुगनी महंगी पड़ रही है इसके मुकाबले। तो कब से आपने बंद कर दिया? ये जब से शॉर्टेज हुई है जब से। राजनीति में सादगी और सामाजिक संदेश का अनूठा उदाहरण छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायक दीपेश साहू ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी रचाई। दीपेश साहू ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी तरुणा साहू के साथ 7 फेरे लिए। इस शादी की खास बात ये रही कि विधायक जी अपनी बारात किसी लग्जरी वाहन से नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर लेकर आए। बारात की एक और अहम बात ये रही कि बैलगाड़ी के सारथी खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बने। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक समेत 23 जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार किसी विधायक ने विवाह योजना में शादी की है। वहीं छत्तीसगढ़ की सरगुजा की उप तहसील राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ में भारी आक्रोश है। संघ ने आज 1 जून से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन कलम बंद, काम बंद और एक साथ छुट्टी पर जाने का ऐलान किया है। बताते चलें कि घटना 27 मई की है, जब नायब तहसीलदार तुषार मानिक कार्यालय में ड्यूटी पर थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। संघ ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। 1 जून से राजस्व अधिकारियों की हड़ताल का कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र समेत आम जनता से जुड़े सैकड़ों काम ठप हो जाएंगे। किसानों और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। संघ पहले भी चेतावनी दे चुका है, लेकिन कार्रवाई न होने से अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ है। वहीं शासन पर अब दोषियों को जल्द गिरफ्तारी करने का दबाव बढ़ गया है। बाबा महाकाल के दरबार में आज हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के मौके पर आज सुबह भस्म आरती के दौरान भक्तों की भीड़ लग गई। भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन किए। वहीं बाबा महाकाल भी भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे जाग गए, जिनका अलौकिक श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के नारों से गूंज उठा। वहीं आज इस खास मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेत्री आरती सिंह और अभिनेता जय भानुशाली मंदिर पहुंचे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। मैं पिछले 20-22 साल से महाकाल आ रहा हूँ। मुझे हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पे आके महाकाल में। एक जो यहाँ पे जो एक ऊर्जा है बाबा के यहाँ पे आके, शिव जी के यहाँ पे दर्शन लेने का बहुत ही अच्छा लगता है। और आज बड़े सालों के बाद मैंने भस्म आरती अटेंड की। रात को 3 बजे हम उठे, यहाँ पे आए और अच्छा आरती रहा, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अच्छा लगा। हमने सबके लिए प्रार्थना की, सबके लिए हमने दुआ की। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ये आरती अटेंड कर पाया हूँ, बिकॉज़ बहुत ऐसे कम लोगों को ऐसे मौका मिलता है कि वो इतने सुंदर तरीके से ये पूरी आरती देख सके। और अब तो बस आना जाना रहता रहेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार है। अब तो कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने में एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर भस्म आरती में, और मैंने पिछली बार भी अपने जन्मदिन पे आई थी तो मैं उस वक्त भस्म आरती कर नहीं पाई थी। तो मुझे हमेशा मन में रह गया था कि मुझे एक बार भस्म आरती तो करनी है, पर बाबा ने आज बहुत अच्छे दर्शन करवाए। और अलग ही मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी खुशी, इतना श्रृंगार देखना मतलब सौभाग्य की बात है। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार मानसून का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच मानसून प्रवेश करेगा, यानी सामान्य तारीख के मुकाबले इस बार करीब 1 हफ्ते देर से पहुंचेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून आने से पहले ही प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो चुका है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में जून की शुरुआत भी मौसम के उतार चढ़ाव के साथ हुई। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं, गरज चमक, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है।
सोमवार को धार और खरगोन जिलों में ओलावृष्टि और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन रविवार को रीवा, सतना, मैहर, उमरिया और सिवनी सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई थी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मई का महीना प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से बेहद असामान्य रहा है। इंदौर में भीषण गर्मी और जल संकट के साथ ही अब बिजली संकट भी बढ़ गया है। अभी तो पूरी तरीके से मानसून भी नहीं आया, वहीं इस बीच शहर के कई इलाकों में डेली बिजली गुल हो रही है। शहर के जिन इलाकों में जहां बिजली बहुत कम ही जाती थी, वहां 2-3 दिन से ब्लैकआउट के हालात बने हैं। स्ट्रीट लाइट के साथ घरों में भी बिजली गुल है। इंदौर के नंदानगर क्षेत्र में बीते 2 दिन से 2 से 3 घंटे के लिए बिजली गुल हो रही है। अफसरों का कहना है कि लोड अधिक होने की वजह से लाइनों में फॉल्ट हो रहा है। वहीं रविवार रात 3 से 4 बार बिजली गुल हुई। लोगों को गर्मी और उमस से पंखे, कूलरों के बिना रात काटनी पड़ी। लोगों का कहना है कि लाइनें और उपकरण पुराने हो चुके हैं। उन्हें बदलने की बजाय हमेशा बिजली कंपनी की टीम काम चलाऊ रवैया अपनाती है और थोड़े दिन बाद फिर से बिजली गुल हो जाती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर एक हाथी शावक की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि नदी पार करते वक्त शावक की मौत हुई है। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, शावक के शव को नदी से बाहर निकलवाया। इसके साथ ही टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के मुताबिक गुर्दा संगम नदी में हाथी शावक के शव को तैरते देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। इसके अलावा हाथी मित्र दल की टीम को भी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बताते चलें कि रायगढ़ जिले में जनवरी महीने से अब तक 9 हाथी शावकों की मौत हो चुकी है। इसमें पानी में डूबकर मौत होने के अधिक मामले हैं। इतनी बड़ी संख्या में हाथी शावकों की मौत होना वन प्रबंधन व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सुशासन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कोंडागांव जिले में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। सीएम साय ने ग्रामीणों की मांगों, समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया। साथ ही उनके निस्तारण के लिए फौरन जिला प्रशासन को निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों, योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी स्टॉलों को देखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और नवाचार से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इसके अलावा सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही ग्राम पंचायत बड़े कनेरा के लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पक्की सड़क निर्माण की घोषणा की। सुशासन त्योहार 2026 चल रहा है। 1 मई से प्रारंभ हुआ है, 10 दिन तक चलने वाला है। और सुशासन त्योहार का मतलब ये है कि जो हम लोग सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं, उनका लाभ कहाँ तक लोगों को मिल रहा है, उनके बीच में ही जाके हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। और इसमें हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस तरह का समाधान शिविर शहरी क्षेत्रों में भी हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्लस्टर बना के कर रहे हैं।